हेलो बेटा। आज की अपनी क्लास शुरू करते हैं हम लोग। आज से हम एक नई यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसको बोलते हैं मनी एंड बैंकिंग। ये हमारे 2 चैप्टर हैं जिसमें हमारा चैप्टर नंबर 6 और फिर आपका चैप्टर नंबर 7 इसी के अंदर आएगा। चैप्टर नंबर 5 बोल सकते हैं इसको, बुक्स में मोस्टली में 5 है, 5 एंड 6। चैप्टर नंबर 5 इज़ मनी एंड चैप्टर नंबर 6 इज़ बैंकिंग। तो ये 2 चैप्टर हैं जिनके बारे में अब हम लोग डिटेल में बात करेंगे। बाकी का नेशनल इनकम के बारे में अभी तक हमने बात की है और आगे की क्लासेस में हम लोग मनी एंड बैंकिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हमारा मेन फोकस रहेगा मनी पे और जितनी आगे की क्लासेस आएंगी उसमें हम बैंकिंग के बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। वो टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जो अभी डिडक्ट हुए हैं हमारे सिलेबस से, लेकिन पढ़ने आपको वो भी पढ़ेंगे क्योंकि आगे के चैप्टर्स में वो कंटेंट आपके काम आएगा। चलिए बेटा, सबसे पहले तो कुछ मनी के टॉपिक पे आने से पहले कुछ बेसिक्स जान लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जानना है बेटा, ट्रेड क्या होता है। तो सिंपल सी बात है कि ट्रेड का मतलब होता है सेल एंड परचेज। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स को ही हम लोग ट्रेड बोलते हैं। देखो, बेसिकली ट्रेड के लिए हम लोग एक वर्ड और यूज़ कर लेते हैं, इज़ नोन एज एक्सचेंज। भाई, एक प्रोडक्ट एक पर्सन के पास था, उसने किसी और को दे दिया, इज़ नोन एज एक्सचेंज, और बदले में पैसे ले लिए। चलिए, तो अभी इस टॉपिक को आगे बढ़ाने से पहले हम लोग एक बहुत बेसिक से टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे और उसी से ही पता लगाएंगे कि इवोल्यूशन ऑफ मनी कैसे हुआ है, मनी कैसे बनी है। तो अभी सबसे पहले हम लोग चलेंगे बार्टर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। आपको ये समझना है कि बार्टर सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है ये। जब देखिए, गुड्स गुड्स अगर एक्सचेंज होती हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बार्टर सिस्टम। मतलब सपोज कीजिए कि एक मिस्टर एक्स हैं, उन्होंने एक पर्सन मिस्टर वाई को वीट दे दिया और बदले में उनसे राइस ले लिया। मतलब यहाँ पे मनी नहीं है। मान लीजिए कि बहुत पुराना समय है, मनी थी ही नहीं उस टाइम तक, तो हम लोग उस टाइम की बात कर रहे हैं। उस टाइम पे एक पर्सन ने, मिस्टर एक्स ने वाई को वीट दिया और बदले में राइस ले लिया, मतलब दोनों की नीड्स पूरी हो गई। तो इस जो ये सिस्टम आप देख रहे हैं, बार्टर सिस्टम, जिसमें गुड्स और गुड्स एक साथ जो है वो एक्सचेंज होते हैं, ऐसे सिस्टम को हम लोग सी इकोनॉमी भी बोलते हैं। अब ये सी इकोनॉमी का मतलब क्या है? सी मतलब कमोडिटी और दूसरे सी का मतलब भी कमोडिटी ही है। तो कमोडिटी कमोडिटी इकोनॉमी। कमोडिटी का मतलब यहाँ पे गुड्स ही है बेटा, और कुछ नहीं है। इस गुड्स को ही कमोडिटी भी बोलते हैं। तो कमोडिटी इकोनॉमी मतलब ऐसी इकोनॉमी जिसमें कमोडिटीज आर एक्सचेंज विद अदर कमोडिटीज, मतलब इंटर एक्सचेंज होता है कमोडिटीज का ही। एब्सेंस ऑफ मनी भी आप बोल सकते हो, ये भी बोल सकते हो कि एब्सेंस ऑफ मनी, मनी नहीं है बेटा इसमें। आपको इस बार्टर सिस्टम की कुछ प्रॉब्लम्स के बारे में आज पढ़ना है कि कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आई हैं बार्टर सिस्टम में, उसके बारे में आपको पढ़ना है। तो सबसे जो पहली प्रॉब्लम है बेटा, वो है आपकी लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। अब इसका मतलब क्या है, देखो ध्यान से समझना। मैंने ऊपर एक एग्जांपल बताया था, मिस्टर एक्स ने वीट दिया उसको, इसने राइस दिया उसको। तो बेटा देखो, कोई पर्सन कोई प्रोडक्ट लेता है तो इसका मतलब वो उसकी नीड होनी ज़रूरी है। नीड मतलब वांट होनी ज़रूरी है। तो ये जब इसको वीट दे रहा है तो ज़रूरत होनी चाहिए वाई को वीट की, तभी ये इसको दे पाएगा, अदरवाइज नहीं दे पाएगा। ऐसे ही इसके पास राइस है तो वो राइस इसकी नीड होनी चाहिए। मतलब दोनों पर्सन्स की जो वांट्स है ना बेटा, वो आपस में जब तक मैच नहीं करेंगी, ये कोइंसिडेंस का मतलब है मैच करना।
मतलब सपोज कीजिए कि मैं एक काव है मेरे पास देने के लिए और मुझे उसके बदले में राइस चाहिए, तो मुझे एक ऐसे पर्सन को ढूंढना होगा जिस पर्सन के पास राइस हो ऑलरेडी और उसको काव चाहिए हो। मतलब काव तो उसको परचेज करनी हो और उसके पास देने के लिए राइस होना चाहिए, तभी मेरी उसके साथ मैचिंग हो पाएगी, क्योंकि मुझे मेरे पास तो काव है देने के लिए और राइस मुझे लेना है। तो ये मैचिंग होनी ज़रूरी है। ये मैचिंग का मतलब क्या है, देखो बेटा यहाँ समझना ध्यान से, एक्स है और वाई है। देखिए एक चीज़ इनके पास ऑलरेडी है, तो मेरे पास ऑलरेडी काव है, इसके पास ऑलरेडी राइस है। तो अब इन दोनों की मैचिंग होनी ज़रूरी है कि भाई इस बंदे को नीड होनी चाहिए, मतलब इसकी जो वांट है ये होनी चाहिए अब राइस की, और इसकी जो वांट है ये होनी चाहिए अब काव की। तभी इन दोनों के बीच में एक्सचेंज मतलब ट्रेड हो सकता है, अदरवाइज ट्रेड नहीं हो सकता। इसको बोलते हैं डबल, मतलब दोनों साइड से मैचिंग होनी चाहिए वांट्स की। डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, मतलब जो ज़रूरतें हैं उनकी मैचिंग दोनों साइड से होनी ज़रूरी है। इसी को बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। तो यहाँ पे इसमें बहुत कमी है। मैचिंग करना, अपने मैचिंग पार्टनर को ढूंढना बहुत डिफ़िकल्ट होता था अंडर बार्टर सिस्टम, इसीलिए ट्रेड करने में बहुत डिफ़िकल्टी आती थी। लेकिन मनी ने इसको सॉल्व कर दिया, बाद में आपको बताऊंगा। मनी ने इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट प्रॉब्लम को मनी ने सॉल्व कर दिया। कैसे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज की तरह यूज होके। मीडियम ऑफ एक्सचेंज मतलब अब एक्सचेंज करना, मैंने एक्सचेंज का मीनिंग ऊपर बताया है बेटा आपको क्लियरली कि एक्सचेंज का मतलब है सेल एंड परचेज। तो अब ये सेल एंड परचेज का अपना एक मीडियम बन गया है, अब डबल कोइंसिडेंस करने की ज़रूरत नहीं है। बेशक से हो सकता है कि राइस इसकी वांट हो ही ना, काव इसकी वांट हो ही ना, मान लो अब नहीं है काव वांट ना इसकी राइस है, तब भी ये ट्रेड कर सकते हैं। इसको इससे राइस खरीदना है मिस्टर एक्स को, अगर इससे खरीदना होता तो ये मनी देता उसको, इसको खरीदना होता ये मनी देता, और मनी से कोई और चीज़ बाय कर सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब यहाँ पे एक ही वांट होनी ज़रूरी है, दोनों वांट होनी ज़रूरी नहीं है। सपोज इसको सिर्फ राइस चाहिए था बट इसको काव नहीं चाहिए, तब भी ट्रेड हो सकता है। बार्टर में नहीं हो सकता है लेकिन अब हो सकता है। कैसे? कि ये जो है राइस के बदले में इसको मनी दे देगा, और ये मनी से जो इसकी नीड है, जैसे मान लीजिए इसकी नीड वीट है जो इसके पास तो नहीं है, तो ये किसी और से मनी के थ्रू बाय कर सकता है। मतलब मनी ने ईजी कर दिया है अब ट्रेड को। अब ज़रूरत नहीं है दोनों की वॉन्ट्स की मैचिंग होनी, मुझे कुछ भी चाहिए मैं बाय कर सकता हूँ। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी बेटा। ये पहला फंक्शन है मनी का, बाद में मैं इसको कंक्लूड करूँगा एक साथ। अभी इसको आप ध्यान दीजिएगा, मैं इसको जो है हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि ये बाद में इकट्ठे करने हैं हमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड जो पॉइंट है हमारा, जिसके बारे में हम प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे, बार्टर सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम है, तो उसमें हमारा जो सेकंड पॉइंट है बेटा वो ये कहता है कि बार्टर सिस्टम के अंडर लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू होता है। ठीक है, इसका मतलब समझना बेटा। देखो, अगर मेरे पास, मैं फार्मर हूँ और मैंने सिर्फ फार्मिंग में राइस ग्रो किया है, क्योंकि मेरे खेतों में राइस ही होता है और कुछ नहीं होता। अब ये राइस ना मुझे एक्सचेंज करने में हेल्प करेगा। कोई भी चीज़ मुझे खरीदनी है ना तो मुझे ये राइस देना पड़ेगा, ये राइस देना पड़ेगा मुझे उसे। जैसे सपोज मुझे काऊ खरीदनी है तो मैं राइस दे के काऊ खरीदूंगा। अगर मुझे वीट खरीदना है तब भी मैं राइस दे के वीट खरीदूंगा। अगर मुझे पेन खरीदना है तब भी मैं राइस दे के खरीदूंगा। अगर मुझे पेंसिल खरीदनी है तब भी मैं राइस दे के खरीदूंगा। अब आप एक चीज़ सोचिए कि हर एक जो चीज़ है, जैसे पहले काओ राइस से एक्सचेंज हो रहा है, फिर वीट हो रहा है, फिर पेन हो रहा है, मतलब कोई भी एक कॉमन मेजरमेंट यूनिट नहीं है कि आप ये नहीं कह सकते कि ऑलवेज काओ जो है वो राइस में ही मेजर होगा। अगर किसी और पर्सन के पास वीट है, उसको भी काओ चाहिए है, तो वो वीट दे के काओ बाय करेगा। किसी के पास राइस है तो वो राइस दे के काओ बाय करेगा। मतलब आप ये नहीं कह सकते कि काओ ऑलवेज राइस के कंपैरिजन में ही सेल होगी।
यानी कि राइस से ही काऊ ऑलवेज सेल होगी, आप ये नहीं कह सकते। काऊ जो है वो किसी भी प्रोडक्ट के साथ एक्सचेंज हो सकती है, सेल हो सकती है। तो यहाँ पे एक दिक्कत क्या आ रही है कि लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ यूनिट, कि आप ये नहीं कह सकते कि जितनी भी चीज़ें हैं वो एक ही तरीके से मेज़र की जाएगी उनकी वैल्यू। मतलब जो काऊ की वैल्यू है वो कभी राइस में मेज़र हो सकती है, कभी वीट में मेज़र हो सकती है, कभी लैंड में मेज़र हो सकती है, कुछ भी एक्स वाई जेड किसी भी प्रोडक्ट में वैल्यू मेज़र हो सकती है। लेकिन मनी के आने के बाद बेटा ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई और मनी का फंक्शन बन गया कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। कॉमन, अब आप खुद सोच सकते हैं, कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। आप बेटा इस पेन को देख लीजिए, मनी में मेज़र हुआ है। आप इस पेजिस को देख लीजिए, मनी में मेज़र हुआ है। फ़ोन को देख लीजिए, मनी में मेज़र हुआ है। बुक को देख लीजिए, मनी में मेज़र हुआ है। मतलब सारी चीज़ें अब मनी में मेज़र होती हैं। मतलब एक कॉमन यूनिट है जिसमें सारी चीज़ें मेज़र की जाती हैं और वो है मनी। ये मनी का सेकंड फंक्शन है बेटा। मनी और कुछ नहीं है बेटा, मनी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। जो बार्टर सिस्टम है ना, उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है मनी। तो जितनी प्रॉब्लम मैं आपको बताता जाऊंगा सबका सॉल्यूशन कर रहा है मनी, सॉल्व कर रहा है मनी। ठीक है, तो अब थर्ड प्रॉब्लम पे चलते हैं फटाफट। थर्ड जो प्रॉब्लम है हमारी वो है बेटा प्रॉब्लम ऑफ ऑफ फ्यूचर पेमेंट्स। अब इसका मतलब क्या है उसे समझना ध्यान से। बेटा मान लीजिए मुझे आज काऊ चाहिए थी और मेरे खेतों में ना वीट की जो क्रॉप है वो रेडी हो रही है, अभी रेडी नहीं हुई थी। तो मैं जिससे मुझे काऊ खरीदनी थी मैं उसको खेतों में ले गया और मैंने दिखाई उसको वीट की फसल और कहा कि सर देख लीजिए मुझे आज काऊ दे दीजिए आप, मैं 3 मंथ्स के बाद मेरी क्रॉप रेडी हो जाएगी, मैं आपको ये क्रॉप दे दूंगा। तो वो रेडी हो गया, उसने कहा चलो ठीक है सर, फ्यूचर में पेमेंट होनी है, 3 महीने बाद आप मुझे देंगे वीट, आज मैं आपको काऊ दे देता हूँ। बेटा उसने आज मुझे काऊ दे दी। सपोज कीजिए कि 3 महीने के अंदर अंदर बेटा बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया है, कुछ भी हो गया जिससे ये क्रॉप डैमेज हो गई। मतलब मान लीजिए कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं हुई, डैमेज हो गई, ओले गिर गए या कुछ भी एक्स वाई जेड। तो ये डैमेज हो गई जिसकी वजह से इसकी क्वालिटी डिक्लाइन कर गई। और अब 3 महीने बाद मैं कह रहा हूँ ले लीजिए भाई वीट, तो वो कह रहा है नहीं सर, जो आपने दिखाया था वो क्वालिटी नहीं है, अब इसकी क्वालिटी डिक्लाइन हो गई है, मैं नहीं ले रहा। तो आप सोचिए बेटा जो एक्सचेंज आपका हुआ था काऊ और वीट का वो फेल कर गया, जस्ट बिकॉज फ्यूचर के रिलेटेड वो आपका फेल कर गया है। क्यों? क्यों फेल किया? क्योंकि बेटा जो बार्टर सिस्टम में एक्सचेंज होता है वो गुड्स और गुड्स में होता है, तो फ्यूचर तक उन गुड्स की वैल्यू डिक्लाइन कर जाती है। डिक्लाइन कर जाती है बेटा वैल्यू, या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है। तो उस केस में कभी भी कोई पर्सन दूसरे को वो चीज़ नहीं देता। तो जो फ्यूचर पेमेंट्स हैं बेटा उसको उसके रिगार्डिंग इस बार्टर सिस्टम में बहुत प्रॉब्लम आती है। इसलिए ये बार्टर सिस्टम कहता है कि जो ट्रांजेक्शन करनी है प्रेजेंट में करो, फ्यूचर से रिलेटेड कोई ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते, फ्यूचर में प्रॉब्लम आएगी। अब जैसे बेटा सपोज मुझे मैं जो है मैं काव बाय कर रहा था वीट दे के, तो लेकिन काव की डिलीवरी मुझे 3 महीने बाद मिलनी थी, वीट मैंने आज ही दे दिया। तो बेटा जब काऊ मुझे 3 महीने बाद मिल रही है तो सपोज कीजिए कि उस काऊ को कुछ बीमारी हो गई, भगवान ना करे ऐसा हो, बट कोई प्रॉब्लम हो गई और कुछ हो गया, तो मैं डिक्लाइन कर सकता हूँ इसमें और कहूँगा कि मैं नहीं ले रहा अब काऊ। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा आती थी अंडर बार्टर सिस्टम। लेकिन बेटा मनी ने इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया और मनी ने एक स्टैंडर्ड की तरह काम किया, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। मतलब मनी स्टैंडर्ड की तरह यूज़ होता है डेफर्ड पेमेंट के लिए। आज मुझे काऊ बाय करनी है या मुझे आज वीट बाय करना है, मैंने वीट बाय किया और मैंने कहा भाई 50,000 रुपये का वीट बाय कर रहा हूँ, 3 महीने बाद पेमेंट करूँगा। 3 महीने बाद मैं उसको 50,000 रुपये दे रहा हूँ, वो मना नहीं करेगा। उस केस में मना कर देता है, लेकिन इस केस में मना नहीं करेगा क्योंकि बेटा मनी की वैल्यू इतनी रैपिडली डिक्लाइन नहीं करती।
6 महीने में भी पेमेंट करते हो मना नहीं करता, 1 साल में भी करते मना नहीं करता। तो मनी एक स्टैंडर्ड की तरह यूज होता है। डेफर्ड मतलब यहाँ पर फ्यूचर है बेटा, वहां पर भी मैं डेफर्ड पेमेंट लिख सकता था, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वहां प्रॉब्लम आती है फ्यूचर पेमेंट में, अब मनी के केस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, मनी का थर्ड फंक्शन है। चलिए फोर्थ पे अगर बात करें हम लोग, फोर्थ फंक्शन ऑफ मनी, तो पहले प्रॉब्लम देख लीजिए। प्रॉब्लम ऑफ स्टोरिंग ऑफ वैल्यू। वैल्यू का मतलब यहां कुछ नहीं है बेटा, परचेजिंग पावर से, परचेजिंग पावर। अब एक बात बताइए बेटा, इंसान सेविंग करते हैं ना पैसों की, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो वो उसे यूज कर लें। अगर ये सेविंग हमें बार्टर सिस्टम के टाइम पे करना होता, जब मनी नहीं है बेटा, तब अगर हमें ये सेविंग करनी होती, तो हम लोग क्या करते, जैसे अगर मेरे पास वीट है तो मैं वीट को स्टोर करके रखता कि यार चलो अभी नहीं बेच रहा, आगे चल के बेचूंगा, जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तब बेचूंगा इसको। तो अब एक तो आपको वीट को स्टोर करना है, एक मनी को स्टोर करना है, तो आप खुद सोचिए किसको स्टोर करना आसान होगा। बेटा मनी तो 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए मनी में स्टोर करना है बड़ा इजी है, थोड़े से स्पेस में हो जाएगा। लेकिन 1 लाख रुपए का वीट स्टोर करना है, बहुत बड़ा चाहिएगा बेटा स्टोरेज, साथ के साथ इसके ख़राब होने का रिस्क रहेगा, इसमें कोई रिस्क नहीं है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स बार्टर सिस्टम में आती थी। आप परचेजिंग पावर यानी कि आप सेविंग्स नहीं कर पाते थे, बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि गुड्स में सेविंग करनी होती थी। लेकिन अब मनी में आप इजीली चीज़ों को सेव कर पाते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो इसको बोलते हैं बेटा नेक्स्ट फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू। मतलब अब आप परचेजिंग पावर को फ्यूचर के लिए स्टोर कर सकते हो। ये हो गया हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू। तो हमारे 4 मेन फंक्शन हो गए। चलिए अगर बेटा मैं एक और थोड़ा सा बता दूं आपको, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। फिर वैल्यू वर्ड आ रहा है, वैल्यू मतलब परचेजिंग पावर बेटा। अगर परचेजिंग पावर एक पर्सन से दूसरे पर्सन से पे ट्रांसफर करनी थी, मान लीजिए हम लोग आज क्या करते हैं कि एक दोस्त दूसरे दोस्त को कहता है यार मुझे आज 100 रुपये दे दे यार, मेरे पास है नहीं, तो वो मुझे एकदम से दे देता है और कहता है भाई ले यार तू कर ले यूज, फिर मेरे को वापस देती हो। लेकिन बेटा अगर यही मुझे बार्टर सिस्टम के टाइम पे करना होता, तो एक इंसान दूसरे इंसान से उधार में कुछ मांगता, तो उस चीज को ट्रांसफर करना बड़ा मुश्किल हो जाता। अब सपोज कोई मुझसे कहता कि यार देख यार मेरे पास कुछ भी नहीं है कुछ खरीदने के लिए, और मुझे राइस खरीदना है। तो मेरे दोस्त ने कहा कि भाई मेरे पास तो राइस नहीं है, मेरे पास तो वीट है। तो उसने कहा कि यार चल तू वीट दे दे, मैं वीट से किसी और से राइस खरीद लूंगा। तो बेटा इस वीट को ट्रांसफर करना इज नॉट एन ईजी टास्क, क्योंकि बार्टर सिस्टम में गुड्स को ट्रांसफर करना होगा। आज तो अगर कोई मान लीजिए मेरा दोस्त मुंबई में है और वो मुझसे हेल्प मांगना चाहता है, कहता है यार मेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं प्लीज़ दे दे यार, तो मैं मनी को इजीली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ, मतलब परचेसिंग पावर को मैं इजीली ट्रांसफ़र कर सकता हूँ यहाँ घर बैठे बैठे। लेकिन अगर यही चीज़ बार्टर सिस्टम में करनी होती, तो दिल्ली से मुंबई तक अगर ये ट्रांसफ़र करना होता, तो बेटा वीट को ट्रांसफ़र करना बहुत कॉस्टली हो जाता, बहुत डिफ़िकल्टी आती। बार्टर सिस्टम में डिफ़िकल्टी आती है, मनी में नहीं आती बेटा। तो वहाँ पे आप इसको लैक ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू बोल सकते हो। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो मनी में कि ट्रांसफ़र ऑफ वैल्यू जो है वो इजी हो गया है। तो ये आपका नेक्स्ट फंक्शन। तो बेटा मैंने आपको समराइज मैं कर रहा हूँ कि 4 प्रॉब्लम्स थी और 4 उनके सॉल्यूशंस थे जिनके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अच्छा अगर अब हम लोग बात करें डेफिनेशन की, अगर हम लोग बात करें डेफिनेशन ऑफ मनी, तो मनी के बारे में बोला जाता है बेटा कि मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज। बेटा ये कह रहा है मनी वो चीज है जिसको जर्नली लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और किन चीज़ों के लिए एक्सेप्ट किया है, 5 पॉइंट आपको बताने पड़ेंगे। जर्नली एक्सेप्टेड एज, फिर आपको बताना पड़ेगा मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब सेल परचेज करने के लिए। साथ ही साथ मेजर ऑफ वैल्यू के लिए। बेटा ये सारी पॉइंट्स मैंने ऊपर बताए हैं आपको,
आप एक बारी वीडियो को पॉज करके या ऊपर जाके एक बारी आप देख सकते हैं। तो मेजर ऑफ वैल्यू ये फंक्शन है बेटा, और कुछ नहीं है। मैं सारे पांचों फंक्शंस लिखता हूँ डेफिनेशन में, तब जाके मनी की डेफिनेशन बनती है। तो मेजर ऑफ वैल्यू, फिर उसके बाद मेजर ऑफ वैल्यू के बाद क्या आ गया, स्टैंडर्ड फॉर ऑफ डेफर्ड पेमेंट, फिर आपका स्टोर ऑफ वैल्यू, नेक्स्ट आ गया हमारा स्टोर ऑफ वैल्यू, और लास्ट आ गया एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। बेटा ये 5 ऐसे काम हैं जिनके लिए मनी को हम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया अपनी लाइफ में, और मान लिया कि यार ये सारे काम करने का जरिया होगा अब मनी। इसी को बोलता है मनी की डेफिनेशन बेटा, कि मनी इज एनीथिंग विच इज जर्नली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू एंड ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ यूनिट भी बीच में था। समझना बेटा, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे सिर्फ इतना लिख के आते हैं कि मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और ये आंसर इनकम्प्लीट है बेटा, क्योंकि मनी का सिर्फ एक ही काम नहीं है, मनी के ये 5 काम हैं। तो ये है हमारी डेफिनेशन ऑफ मनी। और साथ के साथ बेटा अगर कोई आपसे ये पूछे कि इवोल्यूशन कैसे हुआ है, मतलब मनी का कैसे, मतलब मनी बनी है, तो मनी बनने का बेटा पूरा सिस्टम बार्टर से शुरू होता है, और बार्टर की प्रॉब्लम्स हैं जिन्होंने हमें मोटिवेट किया है कि इन प्रॉब्लम्स का हम लोग कुछ सॉल्यूशन निकालें। और जो सॉल्यूशन हम लोग निकाल रहे हैं ना बेटा, वो सॉल्यूशन जो है वही फंक्शन ऑफ मनी है आपकी, मतलब मनी के काम है। मतलब मनी बार्टर सिस्टम की प्रॉब्लम्स की वजह से आया है। 5 प्रॉब्लम्स मैंने आपको बता दी, उसी से ही मनी के 5 फंक्शंस बने हैं। तो इवोल्यूशन ऑफ मनी जो है वो यहाँ से हुआ है। चलिए, आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। तो ये हमारा टॉपिक था डेफिनेशन ऑफ मनी। लास्ट में हमने इसको कंक्लूड कर दिया है डेफिनेशन ऑफ मनी में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।